हेलो हेलो फ्रेंड्स। ज्ञान वाणी में आपका स्वागत है। वेलकम टू ज्ञान वाणी चैनल। तो फ्रेंड्स, हम शेखर एक जीवनी पढ़ रहे हैं। तो हम पहले 4-5 क्लासेज हो चुकी है, तो हम उसमें ये बता चुके हैं, शुरू के जीवनी और भूमिका ये सब बता चुके हैं। तो फिर और आगे आज हम बीज अंकुर तक मतलब आए हैं, आधा बीज अंकुर में आधा तक आए हैं, भाग खंड 2 में। तो देखते हैं क्या है। फिर अब जैसे कि फिर से मैं थोड़ा भी करूं तो फिर लंबी क्लासेस हो जाती है और इधर भी लंबी है। तो इसलिए देखिए, प्रथम खंड पढ़ाया था, भूमिका भी पढ़ा चुके हैं, सब डिटेल से पढ़ा रहे हैं कि मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं छूटेगा, इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि हम कुछ छोड़ भी नहीं रहे हैं, जितना ज्यादा हो सके सब लिया है। तो प्रथम खंड हो चुका है और द्वितीय खंड भी अब आज थोड़ा सा देखते हैं शॉर्ट में। लेकिन ये मुख्य है, क्योंकि बीज और अंकुर, इसमें कैसे बीज अंकुरित होता है, तो जीवन कैसे शेखर कैसे बड़ा हो रहे हैं, और उसमें माता पिता का ज्यादा योगदान क्या है, वही है इसमें बीज और अंकुर में। इसमें तो जन्म, उषा और ईश्वर में जन्म से संबंधित था, और इसमें बीज और अंकुर में कैसे वो बड़े हो रहे हैं, तो उसमें माता पिता का क्या योगदान है वो है। फिर आगे प्रकृति और पुरुष है, और पुरुष और परिस्थिति है। ये तो मेन है अपने सिलेबस में, इससे तो आता ही है। और फिर थोड़ी झलक हम दूसरे में से भी लेंगे, और देखते हैं कहाँ तक क्या होता है। तो फिर देखते हैं। देखिए, यहाँ तक हम पढ़े थे कि माता, उनकी माता कैसी थी, तो इसके बारे में पढ़े थे। ये कद ये याद ही रखना है। माँ, ये शेखर की माँ मंझले कद की थी, और ये स्थूलकाय कुछ आलसी स्वभाव की थी। माथा नाक ये बहुत सटी हुई थी, कुछ बाहर उभरी हुई। और क्यों क्यों इस पे ध्यान देना है, क्योंकि 2026 में ऐसी प्रश्न बन चुकी है, और ये एकदम डीपली है, अंदर से है, तो इस पे फोकस करना ही जरूरी है। इसलिए हम फिर से हम बता रहे हैं कि सारे चेहरे में एक चंचल और वाचाल सुघड़ता है। अब ये भी आ जाएगा, क्या है इसमें से एक पॉइंट छांट के देगा, या फिर कंफ्यूज कितना भी पढ़े रहेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन होगी। इसलिए ध्यान से रखना है, जिसमें गंभीर और विशालता ना होने से सुंदरता नहीं कहा जा सकता। तो ये ध्यान में रखना है। माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो दमड़ियां हुई है, ये 13 आने की, 871 रुपये की। ये ये रुपये भी आते हैं, 3 सेकंड में बता सकते हैं। कोई व्यक्ति 3 सेकंड में बता सकता है कि 871 रुपये 13 आने में कितनी दमड़ियां हुई है। अब वह उनके लिए उतनी आदर की बात नहीं थी, जितनी वह कोई 4:15 आने में 3 प्राणियों की रोटी खिलाकर 2 पैसे बचा सकता है। तो उस समय की बात है। किस समय लिखा गया है, प्रकाशन वर्ष है 1941, उस समय की बात थी। तो उस समय आने, 8 आने, इकहत्तर, ये दमड़ियाँ ये सब चलते थे, बोला जाता था उस समय, देसी में, देसी भाषा में बोला जाता था। तो माँ और पिता का विरोध का स्रोत यह भी था कि माँ चाहती थी कि लड़के फुर्तीले चालाक हो, और फिर टिट फिट हो जाता है, फिर पिता उसके इसमें ओछापन दिखाते थे। तो ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ये हर एक, ये सब फुफेरे भाई क्या करता है, तो इस पर ये मिले हुए हर एक बातें जाने। पता नहीं तनख्वाह मिलती है कि नहीं, फलाने के घर में क्या पका है, फलाने की भौजाई, फुफेरे भाई क्या करता है, इस टाइप से पिता कहते हैं कि तुम किसी के घर मत जाओ। ये सब है पड़ोसी। माँ उदार नहीं थी, वो क्रोधी भी नहीं थी, पर आप उन्हें आप से बाहर किसी ने नहीं देखा।
और अपराध भूलती नहीं थी, लेकिन किसी अपराध को भूलती नहीं थी। उनकी स्वभाव में इतनी मधुरता था, इतनी विशालता ही ना थी कि वे बड़े क्रोध के करके भर सके। अनुकंपा है, और पिता की दोषी पर क्रुद्ध होकर बाद में सुलह करते हैं। ये तो माँ के लिए आकारों का महत्व बहुत था। कभी लड़कों को संध्या और पूजा पाठ की शिक्षा दी, और पिता ने धीरे धीरे यह देखकर उस अवस्था में उनके लिए उसमें ध्यान लगाना असंभव था। अंत में उन्हें बाध्य कर छोड़ा। क्रुद्ध होकर यदि मन से नहीं कर सकते तो क्या फायदा, मत करो। और लड़कों के इस बात को मानकर पूजा छोड़ देने पर दोबारा उसे नहीं कहा। तब माँ ही थी उन्हें बाध्य किया कि ये नियम आसन लगाकर पूजा के स्थान में बैठ जाया करें और पूजा की क्रिया पूरी किया करें। पिता आवेश में आतताई थे, माँ आवेश की कमी के कारण निर्दय। और पिता का क्रोध जब बरस जाता तब वे शेखर जानता था कि हम फिर सखा हैं। माँ जब कुछ नहीं कहती तब उसे लगता था कि वह मीठी आंच पर पकाया जा रहा है। और इन दो भिन्न प्रकृतियों के मेल और संघर्ष से उत्पन्न हुई थी 6 संतान। अब देखिए उनके माता पिता के कितने संतान थे, 6 संतान थे। 6 संतान थे। और कैसी उपमा दी गई है दो माता पिता का, तो ये है। माँ जब ये वह मीठी आंच पर पकाया जा रहा था, और इन दो भिन्न प्रकृतियों के मेल से, जैसे दो भिन्न प्रकृति, एक पिता का था और एक माँ का था, और संघर्ष से उत्पन्न हुई वह 6 संतान, सरस्वती, ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र। ये सभी संघर्ष के फल थे, और वे उसके विकास के कीड़ा स्थल भी था। जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है। जिनके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जा के नष्ट गए, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं होंगी। तो इस प्रकार है, देखिए, सुंदर उपन्यास बन सके, यह प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखे तो संसार में सुंदर पुस्तक की कमी ना रहे। लेकिन तब जब तक कि हर एक को लिखना आता हो। हमने कॉलेजों में पढ़ा है कि आजकल इतना कहानियां इसलिए बनती है कि उसके लिए सामग्री आसानी से मिल जाती है। और मैं भी कल्पना में देख सकता हूँ, और दुबले पतले अंग्रेजी प्रोफेसर मोटे सिंह के फ्रेम और अनेक पीछे मेढक की आंखें फैलाए बोलने में मुंह की अपेक्षा नाक का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, ये सब है। लेकिन मुझे जान पड़ता है कि मेरे जीवन की जो घटना है मेरे सामने आती है और मेरी मौलिक है। अपनी संपूर्ण एक कहानी, मेरा सारा जीवन बढ़िया उपन्यास है। शायद ये मुझे ही ऐसा जान पड़ता है कि अपने जीवन के प्रति मेरा मोह इतना विशिष्ट था। लेकिन तो ये सब है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल संभव है। तो ये सब है, ये देख, ये शेखर समाप्त हो गया। तो ये कहाँ से है? मुझे कलाकार बनने की इच्छुक कवि कवि ऐसा प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया। अब वह बचा है मैं भी हूँ, और जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं हूँ, जिसे मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। तो वो ये सब विचार वहीं पर जेल में ही हुआ है। तो फिर उनको ख्याल आता है कि बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है कि ऐसी सामग्री पाकर भी मैं उपन्यास ना बना सकूं। मेरा उद्देश्य उपन्यास लिखना कब है? मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर मुझे मिलेगा, बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो, कुछ नहीं। शेखर नहीं है, ये है वो जो वो लिख रहे हैं जीवनी, उसमें ये सब तो जीवनी उन्होंने लिखा है कि बचपन में क्या घटित हुआ, कैसे हुआ है। तो फिर बीच में ये वक्तव्य आया है। तो लोग प्रायः भूल ही जाते हैं कि उनके जीवन क्या है। तभी समाज अपने लिए यह संभव पाता है विधान करे। योग माता पिता वे हैं जो बच्चों को
प्रायः वयः संधि लोगों की तरह रखना चाहिए। अभी देखिए वयः संधि आता है, ये इम्पोर्टेंट है। योग माता पिता वे हैं जो बच्चों को वयः प्राप्त लोगों की तरह रखना चाहिए। योग माता पिता वे हैं जो बच्चों को वयः प्राप्त लोगों की तरह रखना चाहिए। इस एक भावना के ने यौवन का जितना अपघात किया वे शायद ही किसी भी और कानून की प्रथा का विधान किया है। तो फ्रेंड्स, अपन बीच बीच से ना बाद में, अभी तो डिटेल से पढ़ रहे हैं तो फिर बाद मुख्य मुख्य पॉइंट को इकट्ठा कर लेंगे कि किस में मुख्य पॉइंट क्या है, तो फिर अलग से ये भी करा देंगे। तो अभी एक एक नज़र डालते जाइए क्योंकि अभी फॉर्म नहीं आया है नेट का, तो फिर अभी डिटेल से एक बार देखा रहेगा तो सही रहेगा कि क्या क्या है बीच में, लेसन के बीच में क्या है, क्योंकि प्रश्न बनते हैं, लेसन से ही प्रश्न बनते हैं। अपनी संतान को वह प्राप्त लोगों का बर्ताव, अब ये देखिए अलग नया शब्द है और ये से प्रश्न बन भी चुके हैं। बर्ताव सिखाते समय भूल जाते हैं कि उनके अपने अपने जीवन क्या थे। कभी बच्चे थे, उनमें भी बच्चों का निष्पाप शरारत थी, और बच्चों का कोई दोष तो यही है कि वे इतने भोले और अछूते हैं कि स्वभाव स्वच्छ निष्पाप हैं, और वे अपने माता पिता को अपने कपट पर लज्जित कर देते हैं। यह यदि माता पिता अपना बचपन याद भर कर रख सकते तो उनकी संतान और वे स्वयं कितनी सुखी होते। तो ये कोटेशन बहुत ही प्रमुख मुख्य है। तो यहाँ तक देखो, माता पिता प्राय समझते हैं कि बचपन बड़ी सुख का समय है, क्योंकि वह उत्तरदायी शून्य है, विचार उनके वह हाथों में है। बचपन के प्रति कितना अन्याय करवाता है, इसी विचार के कारण बहुधा मनाया करते हैं, काश वे दिन फिर आ जाते। तो कुछ दिन इस तरह के कभी भी बस पूछना, तो ये बचपन में के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो एक दूसरे का, कि माता पिता क्या सोचते हैं, हम बच्चे होते हैं तो ये उसमें क्या क्या घटित होती है उसके बारे में बताया है, कभी भी बस पूछना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये बीज अंकुर का है, वो कितना देखिए, वो लगता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट आते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर आगे देखते हैं कि शेखर अपने पिता का उपासक था। प्राय लोग संतान पर माँ के प्रभाव की बात कहा जाता है, और बहुतों का विश्वास है कि इनकी सभी असाधारण व्यक्तियों पर उनकी माँ का प्रभाव रहता है। लेकिन जहाँ तक समझ पाया हूँ, पुत्रों का माँ का प्रभाव पुत्रियों पर पिता के प्रभाव का की तरह नकारात्मक होता है। वह स्थिरता उत्थान में ही उतना ही है बाधक है जितना कि पतन में। यूं कहना भी माँ की ओर आकर्षित पुत्र का पिता की आकर्षित, ये सब है। पिता की ओर आकृष्ट माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं, पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे शांत आदमी। सामान्य स्त्रियां, उनमें भी खास बुराई नहीं है, जो कि साधारण है। ये देख लीजिए, प्रतिभा, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, प्रतीत से प्रतीत मानवता। अच्छे बुरे और साधारण, अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? शेखर साधारण नहीं था, वह अपने पिता का उपासक था। तो ये कोटेशन बन सकता है इस लाइन से, यही है। और वह धीरे धीरे पिता के भी को भी जान पड़ने लगा कि गांधीवादी शेखर के हृदय में घर करता जा रहा है। तो आप पहले अपन गांधीवादी के बारे में पढ़ चुके थे, और सहयोग आंदोलन के बारे में, कि किस प्रकार शेखर पर प्रभाव पड़ा। एक दिन शेखर को बुलाकर पूछा गया, तुम वक्त गांधी का नाम क्यों चिल्लाया करते हो? तुम हर वक्त गांधी, तो मैं गांधी को मानता हूँ, मैं उसके बताए पथ पर चलूंगा। पिता ने हंसकर कहा, उस पथ पर चलोगे? गांधी का शिक्षा तुमने समझी भी है? शेखर, कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ लगाए तो क्या क्या करोगे? शेखर ने बिना हिचकिचाए कहा कि दूसरा गाल आगे दे दिया कर दूंगा। तो उद्धत होकर शेखर के मुंह से यह सुनकर पिता गंभीर हो गए, बोले, आ जाओ खेलो, और इन सब बातों को अभी तुम्हें क्या पड़ी है? बड़े होगे तब कुछ समझ करना। अभी यह नुस्खा शेखर ने कई बार सुना है और जानता है कि इसके पीछे सदा कोई उलझन और असमर्थता छिपी है। तो इस प्रकार है, ये पिता और पुत्र की बातें हैं। एक दिन पिता के
एक मित्र आए और बैरिस्टर थे, खूब भड़कीले कपड़े पहनाते थे, बहुत फूले और पहाड़ी चूहे से दिखते थे और भारतीय कला के पारखी। साथ में उनका लड़का और ऊंची फ्राक पहने लड़की भी थी। तो वो ये परस्पर समानता होते ही जिस क्षण में दोनों बच्चों ने कहा कि गुड इवनिंग, उसी क्षण में शेखर भुन गया और कुछ बोला नहीं। वैसे अपने साथ बगीचे में ले गया और अपनी पालतू खरगोश दिखाने लगा। बैरिस्टर साहब पिता के साथ चले गए। अब देखिए कहाँ पर खरगोश की बातें आए हैं। तो ये अभी एनटीए यही यही अलग अलग चीज ढूंढता है। ये तो बैरिस्टर के बच्चे आए हैं भड़कीले कपड़े पहन के और पहाड़ी चूहे जैसे दिखते हैं, बहुत फूले हुए और भारतीय कला की पारखी होने का दावा करते हैं। और उनका लड़का ऊंची फ्रॉक पहने लड़की भी थी। उनका एक लड़का था और एक लड़की थी। यहाँ पर वो गए थे, पिताजी के मित्र आए थे वो, तो उनके बच्चे का ये है। और वह एक पालतू खरगोश भी रखे थे। तो पिता के मित्र के बच्चे ने दिखाने ले गए थे। बैरिस्टर साहब पिता के साथ चले गए, लेकिन वे कुछ ही मिनट के लिए आए थे। शेखर और दोनों भाई बहन खरगोश से मिलने लगे और वे उतर आए। गांधीवादी शेखर द्वारा सबको छोड़ना द्वार पहुंचकर उसे शुद्ध विदेशी ढंग से दोनों हाथ जोड़कर सिर को झुकाकर नमस्ते कहते। लड़के ने कुछ मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट डियर। शेखर की पहले तो गुड इवनिंग हुआ। शेखर को गांधीवाद भूल गया और मुस्कुराकर हमें जो अमान्यता थी कि वह उसे सहाय नहीं हुआ और वह अंतिम निडर डियर और नामहीन जंतु मुझे डियर कहने का साहस करे। शेखर ने तरफ कर अंग्रेजी में कहा, यू डर्टी स्नोब, यू स्नेक, दम्भी कमीना। और ऐसा बहुत 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 कुछ और एक तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। वह डरे हुए पिल्ले की तरह चीखने लगा। थोड़ी देर बाद से ये पिटा हुआ खूब पिटा, और लेकिन वह मन ही मन कहता रहा, कुत्ते का पिल्ला नहीं हूं मैं, चू चू नहीं करता। और मार खा गया। पिता ने जिस दिन वो से शेखर की दूसरी गाल बढ़ा देने की बात सुनी थी, उस दिन से जब कोई आया करता तब उसका प्रदर्शन किया करते थे। मित्रों के सामने बुलाकर उसे पूछते, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? तो मैं उसका उत्तर सुनाकर सबको लोग हंसने लगते, जैसे बचपन में होता है ना कि क्या बोलता है, तो उसी प्रकार वो करते। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता, क्या करोगे बच्चे? तो वो ऐसा बोलता था। तो कुछ प्रदर्शन करना चाहते थे, कुछ शायद उन्हें भी आशा था इस बात के बार बार दोहराने से शायद उसका अक्खरपन कम हो जाए। धीरे धीरे उसके बाद में दार्शनिक तटस्थ स्थापित हुआ और उत्तर देता ये सब है। तो एक दिन बैरिस्टर साहब आए और फिर अब की बार वे अकेले थे और शेखर देखा नहीं। शेखर ने उनको नहीं देखा और फिर ऊपर चले गए। थोड़ी देर बाद पहुंचकर पिता ने पूछा, क्यों बेटा शेखर, अगर कोई तुम्हारे थप्पड़ पे? फिर वही बात फिर से पूछते हैं। शेखर ने देखा कि बैरिस्टर साहब की आंखें उस पर स्थिर है और मानो कहीं कह रही हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या उत्तर दोगे, फिर कहो। फिर ये पहाड़ी चूहे के सामने नहीं, वह जंतु है प्रदर्शन के लिए, लेकिन वे सामने नहीं। पिता नहीं, मुझे बाध्य मत करो। पिता ने प्रश्न दोहराया। फिर भी शेखर ने धीमे स्वर में, धीमापन क्रोध में छिपाता कहा, बोला गधे। शेखर ने पहाड़ी चूहे की ओर देखते हुए कहा, मैं उसके दोनों गालों पर जरम जरम लगाऊंगा। वे स्वर हिंसा की दृष्टि से रोष मानो काल्पनिक और फूलों का, लेकिन बात कही तो कितनी गहरी हताशा है। शेखर सीढ़ियां उतर गई। अब ये सब क्या बीती है वो सब दिया हुआ है, तो इसमें से देखते हैं कि कुछ मुख्य पॉइंट आ जाए। क्योंकि शेखर ने अलमारी से किताबें निकाल कर देख दरवाजे से बाहर खड़ी गऊ को देखकर उसके पास गया और नाटक की कॉपी उसकी ओर बढ़ा दिया। गऊ ने मुझे मुंह से उसे पकड़कर झपटकर शेखर के हाथ से छुड़ा लिया और बड़ी बड़ी भोली बेवकूफ आंखों से शेखर को देखता। शेखर आके कमरे में बैठ गए
तो फिर ये सब है। इतनी ये सब सरस्वती बत्ती लेकर कमरे में आई और शेखर को यहाँ से बैठा देखकर सरस्वती ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर कहा शेखर। उसने फिर भी नहीं सुना और सरस्वती ने उंगली से धीरे धीरे उसकी ठोड़ी पर। तो क्रोध में होता शेखर ये सब है। सरस्वती एक बार फिर अनिश्चित कहा। तो ये है, देखिए इसमें कुछ मुख्य पॉइंट बने तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारा पढ़ाना है तो इतना में आप भी उब जाएंगे। मैं अपनी कोठरी से बाहर सुनी दीवारों में रोजेटी की कुछ पंक्तियां मेरे भीतर गूंज रही थी। ये पोएम है। वह हु सेल डियर डेयर टू सर्च थ्रॉग, इस प्रकार से है। मृत्यु के स्मित कर देने वाला घटना एक हल में ना है पहले। ये है, इंग्लिश के शब्द ध्यान में रखना है। तो ये है। अब देखिए मुख्य पॉइंट हमने पहले से लगा रखा है तो देखते हैं क्या है। मैं घृणा के संसार में इतनी कुचल गया हूँ कि प्यार मेरा अपरिचित हो गया। लेकिन कल्पना की ओर आंखों से जब देखता हूँ तो शीर्षकालीन फीकी चांदनी में गेहूं के पके हुए खेत में से कोई ईश्वर अपने प्रियतम को बुलाता और तब मेरे हृदय में कोई सुप्त प्रतिध्वनि जगाकर कहती कि तुमने भी कभी प्यार पाया है। और मैं पीड़ा से इतना घिरा हुआ था कि आनंद मेरा अपरिचित हो गया और कल्पना आँखों की तो अधियारे आकाश उलझे शरीर को। तो प्रभात के पूर्व एक दिन दीप भूलती हुई, शीतल समीर हंसते हुए, ओस के कण मानती हुई, सी मालती कलियां पागल गुंजकार करते भोरे जंगल में बस्ती उभरते। ये है, मैं कल्पना से देख सकता हूँ कुर्सी नंगी है मेरे लिए बहुत है। ये मालती फूल का मधुर सौरभ, नीम का स्वाद कटु है और गंध मधुर है। ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर और स्पर्श कठोर है। तो ये देखिए कुछ अलग अलग शब्द को ध्यान में रखना है। लेकिन मुझे जीवन और प्रेम से क्या जिसका परिणाम मृत्यु की कठोर यथार्थता से होना चाहिए। ईश्वर को और अपने जीवन के नास्तिक कहकर शेखर मानो अपने चारों ओर जीवन के लिए नंगा हो गया और मानो अपने किसी घोंघे में से निकल कर आया। प्रत्येक चोट, प्रत्येक झोंक, प्रत्येक आघात तो इस प्रकार है। स्वयं अपनी शक्ति नहीं उसका, ये है कवच, कोई बचाव नहीं, मानो अनुभूति नहीं। तो वास्तव में ये है। फिर अंग्रेजी के शब्द हैं आई एम लाइक रीड थ्रो विच स्पिरिट। ये है इंग्लिश के। तब मैं एक बांस की पोरी हूँ जिसमें तेरी आत्मा सांस फूंकती हूँ और वह आती है और चली जाती है। क्योंकि वो एमए से इंग्लिश से एमए किए हुए थे तो इस करके इंग्लिश के शब्द बीच बीच में आते हैं। तो लेकिन उसके लिए वास्तविक के अंधेरे कोने में सटीक दफ्तर था। वहाँ प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक वस्तु छांट कर अलग होती और नाम और लेविन के पास ठीक ठिकाने आत्मा की सांस आती चली जाती। अनछूती भूमि। बेशेखर वैसा ही हो गया। माँ यदि उन्हें कभी किसी बात का श्रेय देने का आदत करती तो आदर्श संतान कहती वह कभी ज़्यादा बात नहीं करता। ये इस प्रकार है। ये उनके जीवन का परिवर्तन का देखा गया है कि कैसे वो धीरे धीरे बदलते जा रहे थे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे। शेखर मानो जीवन के स्लेट पर से ही भूल से यह गलत लिखे गए अक्षर की तरह अपने को मिटा देना चाहता था। लेकिन कितनी बातें वह जानना चाहता था कि पूछने से रह जाता। तो ये सब है। पहले माँ क्यों सबसे अलग बैठ जाती, अलग अलग बर्तनों में खाने आते। ये इस प्रकार है। आ जाओ खेलो, ये सब है। फिर देखते हैं कहाँ मुख्य पॉइंट है, क्योंकि ये तो उपन्यास बहुत ही बड़ा, बहुत ही विस्तार से होता है। देखिए बीज और अंकुर कितना बड़ा है, खत्म होने का नाम नहीं लेता।
यहाँ प्रकृति और पुरुष है और इतना पेज और है, तो देखते हैं और क्या है। सरस्वती चौंक गई और बोली, शेखर तुम्हारी एक और बहन हो गई और बहन हो गई है? बहनें भी होती है? शेखर ने पूछा। तुम्हारी जैसी। दूर पागल, अभी तो इतनी छोटी है पिद्दी सी, जब थोड़ी होगी तो। शेखर बड़े गंभीर से कहा। सरस्वती विस्मित सी होकर बोली, क्या? शेखर ने कभी उसे नाम लेकर बुलाया? तो ये सब बातचीत है, तो इतना इसमें नहीं लग रहा है। लास्ट का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, शेखर चोरी करने लगा। अब देखिए ये सब हुआ और फिर कैसे बुरी आदतों में वो पड़ता है। सरस्वती ने झूठ नहीं कहा था, इतनी लज्जित तो ना होती। ये सब है बच्चे माँ शरीर से निकलने। इसके आगे एक दीवार, एक ईंट, ईश्वर और समाज, कुटुंब और माँ बाप, परंपरा, और जिसे जोड़ कर रखने वाला सिरमट है डर। और उस दीवार से आगे जो स्त्री आती है, शेखर उसकी ओर देखता है और सोचता है कि इसके शरीर में भी कहीं छिपे होंगे, लेकिन यहाँ कहाँ। शेखर चोरी करने लगा। अब तक शेखर के लिए यह संभव नहीं था, तब वह छिपाकर बुरा काम करे, क्योंकि अब जब वह अकेला होता तभी से उसके कर्मों का पर उसकी अपनी आत्मा का नियंत्रण सबसे अधिक होता था। और अब वह ऊपर की दृष्टि से शरीफ संस्कृति और भला मानस होने लगा, जिसे कहते हमारा बेटा तो बेटियों जैसा है। और भी भीतर ही भीतर कहीं गिरने लगा। उसे उत्तरदायित्व के काम मिलने लगे। पहले एक छोटा सा काम पाकर प्रसन्न होता, इतने में ही ये है। उसे कभी संदूक की चाबी भी दी जाती, कुछ ही एक पैसे निकाल लेता, इसलिए नहीं कि वे उसे चाहिए, केवल इसलिए कि वो चाबी उसके पास है और वह उसका दुरुपयोग कर सकता। और रात को उसे कहा जाता, ईश्वर प्रभुत्व को के मास्टर को दूध दे आए, और रास्ते में एक दो घुट पी लेता है। इसलिए नहीं कि घर में उसे दूध नहीं मिलता, इसलिए कि वह बिना किसी देखे कुछ बुरा काम कर सकता। यहाँ तक कि कभी रसद के कमरे में जाता और किसी बवस के पीछे थोड़ा सा घी गिरा जाता है। ऐसा हर हरकत में मानो उसका मन कह रहा होता कि तुम मुझे अच्छा मत समझो, मैं बुरा हूँ और तुम बेवकूफ़ हो जो मुझे अच्छा कहते हो। तो देखो कैसे बुराई आ जाती है इंसान में। वो बता रहे हैं जो अपने को परखते थे कि ये पर मैं बुरा करता हूँ और क्या प्रभाव पड़ता है, मुझे अच्छा कहते और मानो उनके अभिमान की पुष्टि होती। ये सब काम छिपे रहते और घर में उसका सम्मान बढ़ता जाता। और जो वह बढ़ता जाता त्यों त्यों शेखर का पतन और अधिकाधिक होता रहता। उसे अलमारी की चाबी दे दी जिसमें किताबें बंद थी। बादाम या कुछ ऐसी चीज़ें निकालने के लिए भी उसे कहा गया था। और अलमारी खोली तो 3 किताबें निकालकर अलमारी के नीचे ढकेल दी। बादाम निकाले और चाबी दे आया और बाद में मौका शेखर भद्दी तो बंदी करने लगा। अश्लील नहीं था और अश्लील अभी शेखर का परिचय नहीं हुआ। शेखर भद्दी थी, विभत्स थी और वह किसी सामने नहीं हो सकता। एकांत पाकर चोर चोर बोला और इस अवसर पर गोलियों की गालियां दिया करता और कुछ ऐसा जिनका अर्थ भी नहीं था जानता, लेकिन उनसे उसने सुनी थी और जिनके बारे में उसे मालूम था उन्हें इस प्रकार है। देखिए, चंद्र के फेंके हुए पत्थर, मकान के बाहर फूलों के गमले टूट गया और भोला भाला भागा हुआ माँ के पास फैलता। और ये सब है। तो देख, बहुत बड़ा उपन्यास होता है और इसमें से प्रश्न आता है तो समझ भी नहीं आता क्या छोड़ूं क्या पढ़ाऊं। तो शेखर एक जीवनी, इसीलिए तो कितना भी टीचर पढ़ ले और फिर अलग आता है क्वेश्चन, अलग आता है तो फिर से वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो फिर आगे है पुरुष और ईश्वर। और देखिए तो वहाँ पर ये है कि कब उनमें चोरी की लत लगे, पहले तो वो टेस्ट करते थे कि ये करके क्या होता है और फिर ऐसे करके
फिर वो धीरे धीरे चोरी भी करने लगते हैं। तो ये सब है। तो फ्रेंड्स और देखेंगे आगे प्रकृति और पुरुष तृतीय खंड है आगे के भाग में। तो दूसरा खंड अभी तक देखा है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसी लगी और क्या सुधार करना है। धन्यवाद।